यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप का यहाँ पर डेली का टेस्ट है, ठीक है, जो डेली का क्लास टेस्ट होता है, ये टेस्ट नंबर आपका 14 है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन को देख लेंगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके होंगे और जो इससे पहले 13 नंबर था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 14 नंबर टेस्ट। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर देखो कुछ प्रजातियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर IUCN की यहाँ पर रेड लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। यहाँ देखो पहला बोला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें है कि ये गंभीर रूप से संकटापन्न है, राइट। तो ये पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हिम तेंदुआ क्या है, हिम तेंदुआ हमारा सुभेद या वल्नरेबल जिसको बोल सकते हो, ठीक है, और करेक्ट है। तीसरा काला हिरन, जैसे काला हिरन है ये आपका हो जाएगा, इसमें बोल रहा है संकटापन्न, राइट। तो यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर ये गलत होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से ये रहेगा, ये काले जो हिरन है ये वर्तमान में IUCN के रेड लिस्ट में कम चिंताजनक है, ठीक है, इनके रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, न कि संकटापन्न में। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। हमारा सिर्फ 2 करेक्ट है स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भारत के वित्तीय परिस्थिति तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से डिजिटल सार्वजनिक संरचना के संबंध में आपको विचार करना है। जो हमारा जो डिजिटल सार्वजनिक संरचना है, इससे तात्पर्य ऐसे मूलभूत डिजिटल समाधान से है जो सार्वजनिक उपयोग जैसे उपलब्ध हेतु और अंतर प्रचालनीय है, ठीक है। ये हमारे बोला है कि हमारा जो उपयोग होता है मूल रूप से डिजिटल संसाधन और यहाँ पर सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ पर अंतर प्रचालित होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही से मेल हो जाएगा। दूसरा DPI आधार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म तक यहाँ पर सीमित होगा, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, ठीक है। पहला करेक्ट था, क्योंकि जो सेकंड बोला यहाँ से जो हमारा DPI ये यूनिफाइड आधार, ठीक है, और आपका डिजिलॉकर यहीं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत का जो DPI इकोसिस्टम है, ई अकाउंट इंटीग्रेटेड और जो डिजिटल कॉमर्स है उनके लिए यहाँ पर ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म यहाँ पर विकसित करेगा, राइट। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही था, दूसरा यहाँ से गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं। तीसरा बोला है DPI का उद्देश्य सुलभ जो डिजिटल सेवाएं इनको प्रदान कर वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक यहाँ बनाना, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, जो आपका यहाँ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर मिशन है, इसके बारे में क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य भारत को हाइड्रोजन उत्पादन को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। दूसरा मिशन का हमारा जो लक्ष्य है, जो नवीकरणीय स्रोत है, इनके उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करना, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये बोल सकता है कि इसको ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कम करने की जगह अधिक करना बोल सकता था, ठीक है। तो वो गलत होगा अधिक करना, लेकिन यहाँ पर जो कम करना लिखा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिशन का उद्देश्य जो गतिशीलता है और बिजली जैसे जो विभिन्न हमारे क्षेत्र हैं हाइड्रोजन के उपयोग को जिसको बढ़ावा देंगे उसकी, ठीक है, वो देंगे, किंतु इसका जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र रहेगा वो हमारा कृषि क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा इसका, ठीक है। बोला हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र रहेगा मुख्य उद्देश्य कृषि होगा, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, ये हमारे जो इस जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बिजली क्षेत्र, ठीक है, गतिशीलता, ये सब यहाँ पर इसको बढ़ावा देंगे इससे, ठीक है। आंसर हमारा 2 करेक्ट है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे यहाँ से। चौथा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो लाईफाई है, लाईफाई तकनीकी का सर्वोत्तम वर्णन करता है, राइट। तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखो ये हमारा जो डेटा संरक्षण है, ठीक है, इसको प्रकाश तरंग के उपयोग पर आधारित यहाँ पर बेतार संचार यहाँ पर तकनीकी होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाईफाई विशेष रूप से ऐसे परिवेश के उपयोगी जहाँ रेडियो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रतिबंधित होती है, जैसे अस्पताल, विमान और स्मार्ट हमारे होम जो प्रौद्योगिकी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको यहाँ पर जो रहेगा उसके लिए यहाँ पर अनुप्रयोग इसका कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ये एक उप क्षेत्रीय संगठन है जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा पर केंद्रित है, राइट। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अभी कोलंबो सुरक्षा हमारा कॉन्क्लेव एक उप क्षेत्रीय संगठन है, राइट। ये क्या है, ये हिंद महासागर का जो एरिया है, राइट, उसमें सुरक्षा जो जो सहयोग है उसको बढ़ाने पर यहाँ पर केंद्रित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसके सदस्य देशों में केवल भारत, श्रीलंका और मालदीव यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। भारत, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव शामिल हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत, ठीक है, एक तो आपका इंडिया हो गया, दूसरा श्रीलंका, राइट, उसके बाद आपका मालदीव, उसके बीच त्रिपक्षीय जो आपकी सुरक्षा वार्ता है उसके रूप में स्थापित इस कॉन्क्लेव में मॉरिशस और जो बांग्लादेश है, ठीक है,
उसको भी यहाँ पर क्या है सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि सेशेल्स जो हमारा है वो पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। ये आपको याद रखना है तीनों पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, इस कॉन्क्लेव की प्राथमिक कार्यसूची में आतंकवाद रोध और समुद्री जो सुरक्षा है उस पर सहयोग यहाँ पर शामिल है, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कॉन्क्लेव आतंकवाद समुद्री सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा और जो हमारी मानवीय जो हमारी जो सहायता रहेगी, ठीक है, उसमें आपदा राहत जो प्राथमिक ध्यान देने यहाँ पर रहेगा, उसके लिए यहाँ पर ये क्या विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करेगा। तो हमारा यहाँ से 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है क्रिप्स मिशन के बारे में 1942 के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से छठा क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रांतों को भारतीय संघ से बाहर निकलने का यहाँ पर अधिकार, ये भी हमारा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण तत्व प्रांतों को प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर निकलने का अधिकार था। यदि वे चाहें तो इसमें एक अनुकूल संघ की जो अनुमति है वो ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रावधान का उद्देश्य रियासतें और जो महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले जो क्षेत्र थे उनकी चिंताओं को दूर करना था। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तीसरा, भारतीय नेताओं को सत्ता का तत्काल हस्तांतरण, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये आपका गलत है, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में सत्ता का तत्काल हस्तांतरण शामिल नहीं था इसमें, ठीक है। इसके बजाय उसने जो हमारे युद्ध थे उसके बाद जो स्वायत्ता का जो वादा किया था, ठीक है, जिसे भारतीय नेताओं ने बहुत यहाँ पर विलंबित माना और यहाँ पर अंततः क्या हुआ, जो कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव था वो क्या अस्वीकार कर दिया गया था। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। छठे का क्या हो गया, ए नंबर यहाँ से। सातवां नंबर है अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा ये बोले इसने भारत के लिए तत्काल जो प्रभुत्व का प्रस्ताव रखा था, गलत है, ठीक है। दूसरा, इसने भारतीयों को युद्ध के बाद एक नया संविधान बनाने की अनुमति दी थी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसने तत्काल प्रभुत्व का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन वादा किया था कि जो युद्ध है उसके बाद भारतीय का एक नया संविधान यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा बी स्टेटमेंट क्या होगा, बी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में 1946 के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। बोला है इसमें कमजोर केंद्रीय सरकार वाली संघीय संरचना का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 8वें का रहेगा जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इसने भारत को 2 भागों में विभाजित करने की यहाँ पर सिफारिश की थी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर मिशन का उद्देश्य भारत को बंधन मुक्त जो संघ है उसके रूप में एकजुट रखना था, ना कि यहाँ पर इसको सिफारिश की मतलब 2 भागों में विभाजित करना था, जिसमें 2 प्रभुत्व के जो विभाजन की सिफारिश यहाँ पर नहीं की गई थी। तो दूसरा हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। इस योजना को शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से क्या है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो ए हमारा 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमारा एनसीईआरटी से अगर यहाँ पढ़ते हो जो 8वां क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा जो क्लास 12 है, ठीक है, क्लास 12 है, उसमें चैप्टर नंबर आपका 3, ठीक है, विभाजन को समझना करके यहाँ पर दिया होगा, राइट। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको। 9वां नंबर देखते हैं। 1945 को शिमला समझौते के बारे में यहाँ पर आपको विचार करना है। ये वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य अंतरिम सरकार थी इसमें भारतीय नेताओं को शामिल करना था, यह भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद था उसको सफलतापूर्वक सॉल्व किया या उसको हल किया, ठीक है। यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिनिधित्व इस पर विवाद जो हमारे विवाद के जो कारण थे वो वार्ता विफल हो गई और यहाँ पर क्या है कोई पक्ष भी यहाँ पर क्या अपने अपने जो रूख समझौते हैं उसको यहाँ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो शिमला सम्मेलन था इसमें आम सहमति नहीं बन सकी, तो तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, 1 और 2, ठीक है। तो आंसर सी 9वें का। 10वां देखते हैं। 10वां है 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें किन कारण से हुआ था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 10वें का, इसमें बोल रहे हैं भारतीय नाविकों की दैनिक जीवन यापन स्थितियाँ और उनके प्रति भेदभाव, राइट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इसकी वजह से कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये कारण यहाँ पर इसके हो सकते हैं, राइट। तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी, राइट। सेकंड यहाँ पर आपका गलत हो, क्योंकि जो हमारे व्यापक स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को संयोजित करते हुए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की रिहाई की मांग की थी, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी की नहीं। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की मांग, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो करेक्ट कौन से, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो 10वें का बी, ठीक है, बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, आज़ाद हिंद फौज INA पर चलाए गए मुकदमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये मुकदमे दिल्ली के लाल किले में आयोजित यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। 11 के क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इन मुकदमों का उद्देश्य INA के सिपाहियों पर जापानी सेना में शामिल होने का मुकदमा चलाना था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है, इन मुकदमों का विरोध करने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों यहाँ पर व्यापक सहयोग था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीनों बातें यहाँ पर हमारे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, INA के बारे में एकदम करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर आपको विचार करना है। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, आपका जो लॉर्ड वेवेले, AV अलेक्जेंडर, इनमें से कितने सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन के थे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा कौन कौन थे, तो इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से, देखो इसमें थे आपके केवल 3 थे यहाँ से, कौन कौन से, यहाँ से आपका जो तो पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और आपके AV अलेक्जेंडर, ये ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए, और यहाँ से आपका पैट्रिक लॉरेंस, ये हो जाएगा। तो 3 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो केवल 3 यहाँ से सी, ठीक है। अगला 30 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आपको विचार करना है। इसमें ब्रिटिश भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि स्वतंत्रता के बाद सभी ब्रिटिश अधिकारी इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि इस अधिनियम में प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों के इस्तीफे को अनिवार्य नहीं किया था। इसके विपरीत इन्होंने सत्ता के परिवर्तन में सहायता के लिए यहाँ पर यदि आवश्यक हो तो उसको वह स्थायी रूप से ब्रिटिश कर्मियों को यहाँ पर बनाए रखने की अनुमति दे सकता था, तो ये गलत होगा सेकंड। इसने नए उपनिवेशों के संविधान सभाओं की जो विधायी संप्रभुता थी उसको प्रदान की, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो 13 का ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 14 है, मुस्लिम लीग से जुड़ा शब्द प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुख्य रूप से निम्नलिखित में संबंधित है किससे, ठीक है। ये संबंधित हमारा जो बंगाल में हिंसक सांप्रदायिक दंगे थे और हड़ताल, तो बी हमारा 14 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दिन व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई और विशेष रूप से बंगाल, कोलकाता, जब उस समय कलकत्ता बोलते थे, में भीषण यहाँ पर क्या दंगे हुए, ठीक है। और ग्रेट कलकत्ता जो आपका किलिंग्स नाम से एक मशहूर था, इसने इस हिंसा के हजारों लोगों में यहाँ पर मौत हुई थी, ठीक है। और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक यहाँ पर विभाजन गहरा हो गया, तो इस वजह से हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार था, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 15 का, ये मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ से इसे बोले राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी फार्मूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 16 में। इसमें है पहला स्टेटमेंट, इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया ताकि ये तय किया जा सके कि वे पाकिस्तान में शामिल होंगे या नहीं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, इसे सुझाव दिया था कि कांग्रेस को बिना शर्त पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करना चाहिए। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पे हमारा गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। अगला क्या है, ये योजना भारत के विभाजन से बचने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएंगे, बी नंबर स्टेटमेंट 16 नंबर का। 17 देखते हैं, देसाई लियाकत यहाँ पर जो योजना है उसके संबंध में यहाँ पर विचार करना है। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ केंद्र में एक गठबंधन सरकार का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को पाटने की एक पहल थी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इस योजना को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विभाजन से बचने के लिए एक समाधान के रूप में स्वीकार किया गया था, राइट। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रिटिश सरकार ने जो औपनिवेशिक रूप से योजना का समर्थन किया था ये कार्यान्वयन नहीं किया था, ठीक है, जो किसका कार्यान्वयन था वो नहीं किया था। और प्रारंभिक चर्चाओं के बावजूद योजना को कांग्रेस या मुस्लिम लीग की जो हमारी स्वीकृति थी वो नहीं मिली थी, और अंततः क्या एक अलग जो हमारा मुस्लिम राज था उसके लिए बढ़ती मांग को रोकने के लिए विफल हो गया था। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 मतलब केवल पहला और दूसरा यहाँ से हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 का 1 और 2 करेक्ट था, तो आंसर हमारा बी यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर।
क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में आपको विचार करना है। इसका नेतृत्व ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य स्टेबर्ट क्रिप्स ने यहाँ पर किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला, बल्कि ये देखो यहाँ पर इन्होंने किया था और यह क्या थी, एक ब्रिटिश पहल थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है सेकंड स्टेटमेंट, इसने भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया था। यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो हमारा मिशन था, इसमें भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के बाद जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में इसमें संभावित रूप से अलग होने के लिए अनुमति दी, जिससे क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर यहाँ पर रास्ता मिल सके इनको। ठीक है, तो हमारा दो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। सी हमारा 18 का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथ्यों में से शून्यकाल पद का अर्थ क्या था। उस टाइम पे जो शून्यकाल था उसका पद का यहाँ पे अर्थ क्या था। यहाँ से देखो बोला पूरे भारत में योजनाबद्ध विरोध को प्रदर्शन के लिए कांग्रेस द्वारा निर्दिष्ट समय, गलत हो गया। दूसरा, वह क्षण जब महात्मा गांधी ने अपना कौरव मारो का भाषण दिया, ये भी आपका गलत है। वह अवधि जब अंग्रेजों ने आंदोलन के दमन के लिए कांग्रेस नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी शुरू की। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शून्यकाल का जो पद है इसका संदर्भ यहाँ पर बताता है। सी नंबर स्टेटमेंट 19 का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था कि जो हमारा व्यापक अशांति की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत शून्यकाल की कार्रवाई की और गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो अन्य हमारे जो प्रमुख नेता थे उनको पूरी रात यहाँ पर हिरासत में रखा था। ठीक है, तो सी आंसर है। 20 नंबर, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत परिणाम स्वरूप यहाँ पर हुआ था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य यहाँ पर शामिल थे। ये स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या होगा, यहाँ से जो सेकंड में स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा बोला अंतरिम सरकार पर ब्रिटिश वायसराय का कोई अधिकार नहीं था। तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतरिम सरकार की शक्ति के बावजूद ब्रिटिश वायसराय के पास पर्याप्त अधिकार थे। ठीक है, और विशेषकर रक्षा और विदेशी जो मामले पर जो हमारे प्रमुख निर्णय थे वो अंतिम निर्णय उनके ही होते थे। ठीक है, ये व्यवस्था अंतरिम सरकार की जो दी गई थी वो आंशिक संप्रभुता को दर्शाती थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने के लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 12 है उसकी हिस्ट्री की, ठीक है, आपका चैप्टर हिस्ट्री का भाग जो थर्ड है, भाग थर्ड में भारतीय इतिहास के विषय, ठीक है, और विभाजन को समझना, पेज नंबर 390, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप आगे रीड कर सकते हो उसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 का यहाँ से ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर 14 था 14 मेंटरशिप का डेली जो क्लास टेस्ट होता है, यहाँ पर जो क्लास टेस्ट डेली है वो यहाँ पर 14 तक हो गए। ठीक है, उसके बाद 15 आएगा, राइट। अभी जो मेंटरशिप का जो 100 क्वेश्चन वाले भी पेपर है वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ कारण की वजह से सिलेबस पूरा नहीं होगा, इस वजह से नहीं हुआ हुआ। तो जो भी होंगे तो मैं आपको एक एक करके पूरा टेस्ट यहाँ पर कराता जाऊँगा। ठीक है, बाकी जो क्लास टेस्ट है ये डेली आपको लेके आ रहा हूँ। एक बात और बता रहे हैं कि भी देखो 1 दिसंबर से जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम अभी होने वाला है, कब होगा, ये होगा आपका 25 मई को 2025 को। ठीक है, तो 1 दिसंबर तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, उसका मैं आपको डेली यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन डेली के क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाते जाएंगे। ठीक है, आपके क्या होंगे, करीब अगर 10 क्वेश्चन कराएंगे तो 10 दिन में आपके 100 क्वेश्चन, 30 दिन में आपका 300 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उसी पूरे मंथ के इसी 300 में 200 क्वेश्चन छांट के आपको पूरा एक पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूकेटी अभी है, यूपीएससी नॉलेज टेस्ट, इसके माध्यम से कुछ और भी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, तो यहाँ पर उनके द्वारा जो टेस्ट रहेगा यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के वो यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसकी क्लास भी ले लिया करूँगा 10 से क्वेश्चन की और 10-15 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप जुड़ के टेलीग्राम पे बता सकते हो ठीक है या नहीं, आपको जो भी और कुछ सजेशन देना है तो बता सकते हो। राइट, यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ और आप टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे जाके, टेलीग्राम पे यूपीएससी नॉलेज टेक करके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।